हेलो एवरीवन, बीपीएससी घटना चक्र का एक बार फिर से मैं आपका साइंस का फिजिक्स चैप्टर लेकर के आ चुका हूं। तो यहाँ पे आपको मात्र 10 से 15 मिनट में आपको पूरे का पूरे जितना सारा भी अभी तक बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया सवाल है वो टोटल सवाल 102 है। और 102 सवाल में से आपको कुछ न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न भी यहाँ पे मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको आप कहीं ना कहीं पढ़ा होगा और आप एक बार देखेंगे तो आपको यहाँ पे याद हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। 10 से 15 मिनट में टोटल 102 सवालों को हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसको देखिए। पहला सवाल में जो कहा जा रहा है आपको, निम्न तत्वों में से किस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन की बात किया जाए तो इसकी परमाणु क्रमांक जो होती है वो 1 होती है, परमाणु की संख्या 1 होती है। और आपका यहाँ पे इसका जो समस्थानिक है वो समस्थानिकों की संख्या 3 होता है। वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला समस्थानिक जो होता है वो आपका होता है प्रोटियम और सेकंड समस्थानिक होता है जो होता है ड्यूटेरियम, और थर्ड जो होता है आपका समस्थानिक वो होता है ट्राइटियम। फर्स्ट सेकंड समस्थानिक जो है आपका ड्यूटेरियम में जो होता है 1 न्यूट्रॉन होता है, और ट्राइटियम में जो होता है वो 2 न्यूट्रॉन होता है। याद रखेंगे। अगला सवाल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एंगस्ट्रम का एसआई मात्रक क्या होता है या इकाई क्या होता है। तो एंगस्ट्रम जो मापा जाता है वो तरंगदैर्घ्य में मापा जाता है। आप इन सब सवालों को कई एक बार पढ़ चुके होंगे। अगर कहा जाए कि 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। नेक्स्ट जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर है। अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। याद रखेंगे। ये सब सवाल आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे बीपीएससी पेपर में पूछा गया, इसलिए मैं एक बार इसको भी लेकर के आ गया हूँ, सम्मिलित कर दिया हूँ। आगे चल करके आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा। आवृत्ति को मापा जाता है तो हर्ट्ज में मापा जाता है। चलिए बिल्कुल समय हम लोग नहीं गंवाएंगे, 10 से 15 मिनट में ख़त्म करेंगे। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं तो वो होता है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। याद रखेंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का होता है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं वो होते हैं आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। अगला 6 नंबर सवाल को देखिए। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है। तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला सवाल के ऊपर हम लोग चलेंगे। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर है, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज की आवृत्ति मापा जाता है, आवृत्ति में मापा जाता है। और मनुष्य एक सामान्य मनुष्य 20 HZ से लेकर के 20,000 HZ तक ध्वनि को सुन सकता है। ये सवाल जो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको याद होगा। एक बार आपको रिपीट करना है, रिवीजन करना है। और ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं और ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत शक्ति वाट में मापा जाता है। अगर आपके घर में ये बिजली कलेक्ट करने वाले जो आते हैं तो वो किलोवाट घंटा में मापते हैं। बिजली को किलोवाट प्रति घंटा में मापा जाता है। याद रखिएगा। अगला सवाल के ऊपर हम लोग चलते हैं। अगला जो आपका सवाल है वो है आपका पावर बराबर क्या होता है। तो पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है, यानी कि आपका शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है आपका वाट होता है। याद रखेंगे। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर है, दृश्य स्पेक्ट्रम के अंतर्गत दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा होती है 3900 से 7600 एंगस्ट्रम तक होता है। 3900 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम तक। अगला जो सवाल है आपके लिए वो देखिए, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो सौर विकिरण जो दिखता है आपका 400 से 700 nm में दिखता है। सौर विकिरण 400 से 700 nm में दिखता है। अगला जो सवाल है इसका थोड़ा सा आप और देख लीजिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर है, कहा जा रहा है आर्द्रता किस उपकरण से मापा जाता है। तो आर्द्रता जो मापा जाता है वो आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। आर्द्रता की बात किया जाए, वायु में आर्द्रता मापी जाएगी तो हाइग्रोमीटर से। अगर जल का घनत्व वगैरह जो मापना होगा वो हाइड्रोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे जल जो मापा जाएगा वो हाइड्रोमीटर में मापा जाएगा। आगे देखिए। अगला जो आपका सवाल है, अगला जो देख लीजिए यहाँ पे जो दिया गया है, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय की सापेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। और आपका हाइड्रोमीटर से द्रव और जल के
तुलनात्मक घनत्व को मापा जाता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसको देखिए। दाब का जो है एसआई इकाई क्या होता है, 2018 में पूछा गया है। तो दाब का जो है एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसको देखेंगे। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, देखिए दोबारा से पूछा गया है और ये 2019 में पूछा गया है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, किग्रा प्रति सेंटीमीटर होगा, किग्रा प्रति मीटर होगा, या किग्रा प्रति घन सेमी होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने देखा है कि दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आगे जो है आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसके कुछ नियम होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। सदिश राशि पूछा जाए, सदिश का जो होता है आपका सदिश राशि उसे जो होता है इसमें जिसमें अगर ब आपको लग जाए वो सदिश राशि होता है, याद रखिएगा, ट्रिक है। और जिसमें ब अगर नहीं लगेगा, ब नहीं लगा हुआ रहेगा ना, वो अदिश राशि हो जाएगा, वो अदिश राशि हो जाएगा, याद रखिएगा, वो अदिश राशि हो जाएगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, तो ये अपवाद में ही यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे अपवाद में ही दिया गया है आपका। तो दाब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, दाब राइट आंसर हो जाएगा, ये अपवाद है। बाकी जो है बल है सदिश है, वेग सदिश है, त्वरण सदिश है, विद्युत धारा वगैरह जो है आपका सदिश है। लेकिन दाब जो है यहाँ अपवाद में जो है आपका क्या है, अदिश राशि है। तो याद रखिएगा, जिसमें ब लग जाएगा वो सदिश हो जाएगा, जिसमें ब नहीं लगा हुआ रहेगा वो जो है आपका अदिश होगा। आगे बढ़ते हैं आगे, इससे और प्रश्न यहाँ पे देखने के लिए आपको मिलेगा। तो अगला जो सवाल है 14वें नंबर सवाल को देखिए। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, मात्रक विहीन है। तो ये जो है आपका विकृति हो जाएगा। 2019 में ही ये पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, तो वो है विकृति का। याद रखिएगा, मल्टीपल टाइम जो है ये सब क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है सही कथन को जो है चुनिए। सही कथन को चुनना है। 15 नंबर सवाल को आप लोग देखिए, कहा जा रहा है, तो यहाँ पे जो है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो यही हो जाएगा, लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो बैंगनी प्रकाश से तरंगदैर्घ्य से ज़्यादा होता है। और बात किया जाए आवृत्ति का, तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, जो है आवृत्ति जो होती है ना वो लाल प्रकाश का सबसे कम होता है और बैंगनी का सर्वाधिक होता है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो है आपका सवाल है, आगे देख लीजिए, आगे आपका इसका देख लीजिए, यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है, लेकिन इसका जो है आवृत्ति सर्वाधिक होता है। जबकि लाल रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, लेकिन आवृत्ति जो होती है सबसे न्यूनतम होता है, यानी कि कम होता है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो सवाल है इसके ऊपर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है, जब दिन में जो है आपका, जब दिन में साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण क्या है, तो इस घटना का जो कारण हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश का व्यतिकरण के कारण। प्रकाश का व्यतिकरण के कारण जो है ऐसा होता है। अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु के जो है केंद्र का धनावेशित जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका न्यूक्लियस। अगला जो सवाल है इसको देखेंगे, अगले सवाल के ऊपर हम लोग चलेंगे। अगला सवाल है आपका, देख लीजिए, अगला सवाल नहीं है, उसी का डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ पे देख लीजिए। कहा जा रहा है, देख लीजिए आप लोग इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए ध्यानपूर्वक। न्यूक्लियस जो है ये कहलाता है एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा, नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक न्यूक्लियस परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में दो होता है। परमाणु के अगर नाभिक की बात किया जाए तो याद रखिएगा सीधा सीधी पिन होता है, PN या PIN, जो भी आप जैसे याद रख सकते हैं रखिए। परमाणु के नाभिक में पिन होता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। P से हो गया आपका प्रोटॉन और N से हो गया न्यूट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पे कहा जा रहा है एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपका ऊर्ध्वपातन। याद रखिएगा। अगला सवाल के ऊपर चलते हैं। अगला सवाल है
यहाँ पे देखिए, वह ताप जो है जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका त्रिक बिंदु। वह ताप जिस बिंदु पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका त्रिक बिंदु। अगला जो है सवाल है उसको देखेंगे हम लोग। तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा और आप लोग जानना चाहें तो जान लीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है वह ताप जिस पर ठोस द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है त्रिक बिंदु यानी ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। बाकी जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था उतना ही देखिए, ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कॉस्मिक किरणें हैं, आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित तथा अनावेशित दोनों कण है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कॉस्मिक किरणें जो है आवेशित कण है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि 2G स्पेक्ट्रम में जो है अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो जी जो है आपका जनरेशन के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला जो है आपका सवाल इसको देखेंगे, वही का यहाँ डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ पे देख लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल, बिल्कुल हम लोग समय बर्बाद नहीं करेंगे, बिल्कुल आपका समय मैं बिल्कुल नहीं लूँगा और जितना सारा पूछा गया है वो सवाल मैं टोटल घटना चक्र का एक नज़र आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। 10 से 15 मिनट ही समय लगना है, मैं आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जो आपको पूछा गया है रडार का आविष्कार किसने किया था? तो वाटसन बार्ट ने किया था। रडार का आविष्कार जो किया था कौन किया था? वाटसन बार्ट ने किया था। कब किया था? तो यहाँ पे देख लीजिए, स्कॉटिश भौतिकवाद जो है रॉबर्ट वाटसन बार्ट ने जो है वर्ष 1935 ईस्वी में पहली प्रायोगिक रडार का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? तो रडार का जो है आपका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग व्यवस्था का विकास किया। द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया। अगला जो सवाल है, अगला सवाल के ऊपर हम लोग चलेंगे। कहा जा रहा है गॉड पार्टिकल जो है क्या है? तो ए न्यूट्रिनो है, आपका न्यूट्रिनो और बी में है आपका हिग्स बोसॉन है और सी में है आपका मेसॉन है और डी में है आपका पॉजिट्रॉन है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिग्स बोसॉन है गॉड पार्टिकल। अगला जो आपका सवाल है, अगला सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल जो है दोबारा से आ गया है। आगे बढ़ते हैं। 24वें नंबर सवाल के ऊपर चलते हैं। 24वां नंबर जो आपके सवाल है, सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार कब मिला था? भौतिक के क्षेत्र में तो सन 1930 ईस्वी में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला जो है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से इसको आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं, इसको पढ़िए आराम पूर्वक। आप लोग देखिए व्यक्ति यहाँ पे हैं और विषय किस क्षेत्र में इनको नोबेल मिला था और वर्ष कब मिला था। तो रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य के क्षेत्र में मिला था, यानी रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में, याद रखिएगा। सीवी रमन को भौतिक के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में, और आपका एस चंद्रशेखर जी को मिला था भौतिक के क्षेत्र में, आपको मिला था 1983 ईस्वी में। मदर टेरेसा का जो है शांति के क्षेत्र में मिला था इनको 1979 ईस्वी में। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए मिला था 1968 ईस्वी में, याद रखिएगा 1968 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। कैलाश शरणार्थी जी को शांति के क्षेत्र में 2014 में, बी राधाकृष्णन को मिला था आपका रसायन के क्षेत्र में 2009 में, और अमिताभ बनर्जी को मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में। तो ये जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पिछले ही दिनों का सवाल है, तो इम्पोर्टेंट है। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 में मिला है। अगला जो सवाल है, अगला सवाल के ऊपर हम लोग चलते हैं। अगला जो सवाल दिया गया है आपका यहाँ पे है, कहा जा रहा है कि इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? तो हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया? आप सबको पता होगा कि राइट ब्रदर्स ने किया था हवाई जहाज़ का आविष्कार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर जो होता है आपका 1/1000 मिमी होता है, mm होता है। यहाँ पे इसको अगर चेंज कीजिएगा, अगर पॉइंट में पूछा जाए तो 0.001 होता है, इसका mm में होता है। और इसको देख लीजिए, थोड़ा सा और देख लीजिए इसको अगर पूछा जाए कुछ इस तरह से, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो यहाँ पे जो है 10⁻³ mm होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर है, कहा जा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में
स्केल पर कितना होगा, तो इसको आपको हल करना पड़ेगा। तो हल करने के लिए मैं हल कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा कलम को और छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है इसका फॉर्मूला होता है c/5 होता है, बराबर में आपका f-32 होता है और बटा में 9 होता है। तो इसको आप लोग क्रॉस गुना कीजिए। आपको डिग्री सेल्सियस का मान दिया हुआ है, तो सेल्सियस यहाँ पे डालेंगे, तो सेल्सियस का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग इसको मान को रखिए, मान को यहाँ पे रखिए। 40 बटा आपका 5 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा f-32 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9। क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस गुना करने के बाद में आगे बढ़िए। आगे मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पे जो है आपका जब गुना कीजिएगा तो 40 में आप 9 से गुना कीजिए, तो 9 चौका 36 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और उधर बराबर में अगर आप गुना कीजिएगा तो आपका 5f हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे। और आपका 32 को आप गुना कीजिएगा 5 से, तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, और 15 116, तो 160 यहाँ पे ला करके ऐड कीजिए, तो 160 ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ 0 का 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा, और 3 1 4 1 5, 520 हो जाएगा। जिसको 5 से आप डिवाइड करिएगा, तो 5 से आप डिवाइड कीजिए, तो 520 को जो है 5 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा 10 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 का 20, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है आपका आंसर निकल करके आ गया। तो कुछ इस तरह से, अगर आपको डिग्री से सेल्सियस में कहे, आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कहे, तो इस यही फार्मूला का उपयोग होगा, और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कहे तो यही फार्मूला का जो है प्रयोग होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये पूछा गया सवाल है। आगे और भी प्रश्न इस प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट नंबर जो सवाल है इसको मैं कर दिया हूँ, अब सेकंड वाला जो मिलेगा आप खुद कर लीजिएगा। चलिए अगला जो सवाल है, अगला सवाल है, कहा जा रहा है क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग जो है होता है। तो 29वें नंबर जो है सवाल का जो है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक मिश्रण के पदार्थों को अलग करने में होता है, एक मिश्रण के पदार्थों को अलग करने में। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कहा जा रहा है टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था। तो टेलीस्कोप का जो खोज जो किया था वो किया था आपका गैलीलियो के द्वारा किया गया था। गैलीलियो के द्वारा टेलीस्कोप का खोज किया गया था। तो यहाँ से आप देखिएगा, एक क्वेश्चन आगे पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा प्रश्न जो है पूछा गया है बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स में। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, कहा जा रहा है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। फिर से दोबारा से आ गया है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। अगला जो है आपका सवाल है स्क्रीन के ऊपर, कहा जा रहा है लोलक की काला अवधि किस पे निर्भर करता है। तो टाइम पीरियड जो है लोलक का किस पे, तो इस जो होता है आपका लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक का जो है काला अवधि लंबाई के ऊपर जो है निर्भर करती है। अगला सवाल है आपके बल गुणनफल है किसका है। तो बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का जो गुणनफल होता है वो बल होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है त्वरण ज्ञात करने के लिए जो है कौन सा सूत्र जो है लगेगा। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ए बराबर हो जाएगा v-u/t हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यही रहेगा आपका। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको क्या कहा था, ट्रिक बताया था, जिसमें ब लग जाएगा सदिश हो जाएगा, ब नहीं रहेगा अदिश हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो आपको मिलेंगे वो कुछ इस तरह के। अपवाद में भी आपको देख लेना है, एक दो अपवाद हैं जो आपको ब लगा हुआ भी रहेगा और वो अदिश राशि रहेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कौन सदिश नहीं है, यानी कि यह राशि जो है आपका अदिश है। बाकी वेग विस्थापन बल जो है आपका सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। अगला सवाल है 33 नंबर सवाल को आप लोग देखिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है। आयतन वही वाला जो है यहाँ पे दोबारा से पूछा गया है। अगला जो है सवाल को देखेंगे। अगला सवाल है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। पदार्थ के वेग और संवेग, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि जो है प्राप्त होती है।
तो यहाँ पे देखेंगे 34वें नंबर सवाल का जो है राइट आंसर द्रव्यमान प्राप्त होती है, संवेग और वेग को मिला करके द्रव्यमान प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल के ऊपर। कहा जा रहा है आपका यहाँ पे एक पिकोग्राम बराबर होता है, एक पिकोग्राम बराबर क्या होता है 10⁻⁻12 ग्राम होता है। याद रखिएगा, लूसेंट से आप लोग वहाँ पे इकट्ठा लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा जा करके, याद कर लीजिएगा। हेक्टोडेको है ना, माइको मिली, जो भी है सारा कुछ आपको याद कर लेना है एक बार। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और छोटा करते हैं। यहाँ पे जो कहा जा रहा है आपका, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार दोबारा लग रहा बल जो होगा लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। तो यही जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से नीचे आते समय जो है आपका भार जो है जो शून्य होगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है, कहा क्या जा रहा है देख लीजिए। अगला जो आपका सवाल है वो यहाँ पे इसको देखिएगा। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरा रहे हैं तो पंख सबसे पहले ज़मीन पर पहुंचेगा। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा एक बात, यहाँ पे निर्वात कहा जा रहा है, निर्वात जहाँ की कोई हवा नहीं है, तो जहाँ पे वायुमंडल है ही नहीं, तो वहाँ पे जो है कि कोई भी भार, कम भार का या ज़्यादा भार का वस्तु को अगर एक साथ छोड़ेंगे तो वो ज़मीन पर जो है बराबर समय में जो है पहुँचेगा। तो यहाँ पे जो है तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुँचेंगे। राइट आंसर हो जाएगा, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुँचेगा। याद रखिएगा, सारे सवाल जो हैं आपके लॉजिकल भी सवाल हैं और इम्पोर्टेंट सवाल हैं। कहा जा रहा है वायु में ध्वनि तरंगें होती हैं, तो वायु में ध्वनि का तरंग जो होता है अनुदैर्ध्य होता है। याद रखिएगा। अगला सवाल के ऊपर हम लोग चलते हैं। कहा जा रहा है यहाँ पे आपका, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है। रेत और नेप्थलीन को मिश्रण को किसके द्वारा जो है पृथक किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, विद्युत शक्ति का जो है इकाई क्या है। तो अभी आपने देखा था वाट होता है, विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। 2 बार एक प्रश्नों को पूछा गया है। अगला जो सवाल है आपका स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित इसमें से वोल्ट मीटर विभवांतर द्वारा मापा जाता है, एमीटर विद्युत धारा द्वारा मापा जाता है, विद्युत वाहक बल पोटेंशियोमीटर द्वारा मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर द्वारा जो है विद्युत प्रतिरोध। यही जो है बात गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि एक टरबाइन है, टरबाइन एवं डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो मैकेनिकल ऊर्जा को जो है ना वो विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित किया जाता है। विद्युत प्राप्त करने के लिए आपको टरबाइन या डायनमो से बिजली प्राप्त करने में जो है मैकेनिकल ऊर्जा का जो है रूपांतरित होता है विद्युत ऊर्जा में। अगला जो सवाल है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का फिर प्रश्न है, 100 वाट का बिजली का बल्ब अगर 10 घंटा जले तो बिजली की खर्च होगी। तो बिजली का खर्च होगा, एक इकाई होगा, 1 यूनिट होगा। अगला सवाल के ऊपर हम लोग चलते हैं। इसका अगर सोल्यूशन देखना चाहें तो कुछ इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, 100 गुना 10 घंटा बराबर 1000 वाट प्रति घंटा होगा, यानी कि 1 यूनिट होगा। चलिए अगला जो सवाल है आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल के प्रश्न ही आ रहे हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है न्यूमेरिकल का जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध इतना है। तो इसको जो है ना R1 R2 करके फार्मूला होता है, उसको देखिएगा क्योंकि ये बहुत लंबा जाएगा। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, आंसर ही बता देता हूँ। 4.70 किलो ओम होगा। आप लोग इसको करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 10 से 15 मिनट में मैं ख़त्म कर दूंगा पूरे 102 प्रश्न जो पूछे गए हैं टोटल प्रश्नों को, तो समय ज़्यादा मैं नहीं आपका लूँगा। यहाँ पे एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। एक समान शुल में जो है शुष्क सेल में जो होता है अमोनियम
क्लोराइड होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल होता है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। डायनमो जो है ना, डायनमो जो है किस से किस में ऊर्जा को रूपांतरित करता है? बहुत इजी प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सबको पता होगा ये बात। जो लोग थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ते होंगे तो उनको ये बात जो है पता होगी। अगला जो सवाल है, विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर में जो है क्या होता है आपका? जो है विद्युत मोटर में जो होता है आपका, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत मोटर जो है वो क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला जो है आपका सवाल है, उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है आप देख लीजिए, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापा जाता है? तो विद्युत धारा जो आपका मापा जाता है वो मापा जाता है एमीटर से मापा जाता है। याद रखिएगा, एमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है। अगला जो आपका सवाल आ रहा है वो कौन सा है? यहाँ पे देखिए, विद्युत धारा किस उपकरण से मापा जाता है? दोबारा से पूछा गया कुछ इस तरह से, तो एमीटर राइट आंसर। अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसको देखिए। कहा जा रहा है प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो रंगों को जो अलग करने का तरीका है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। बाकी ये 3 ऑप्शन से नहीं, एक प्रिज्म से है रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। एक और जो है न्यूमेरिकल टाइप, बिल्कुल ईजी यहाँ पे जो है सवाल जो है आ रहा है। तो देख लीजिए, यदि किसी ऐनक के लेंसों का जो है शक्ति दो डायोप्टर हो तो इसकी जो है फोकस दूरी क्या होगी? तो F बराबर R/2 जो है फॉर्मूला होता है। आप इसको पे करिएगा तो इसका जो है राइट आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर। अगला सवाल हम आगे बढ़ते हैं लेकर के। अगला जो सवाल है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो चुंबकीय सुई जो है उत्तर की ओर संकेत करती है। अगला जो सवाल आ रहा है आपके लिए वो है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को जो है नली में कैसे पैदा करते हैं? तो तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, और यहाँ पे परमाणु को उच्छेदित करके, अणुओं को दोलित करके। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो तंतु को गर्म करके, तंतु को गर्म करके। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है आपका, अगला सवाल यहाँ पे देखिए, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? तो बोस आइंस्टीन को जो है नोबेल प्राइज जो मिला था तो आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको जो है नोबेल प्राइज जो दिया गया था। अगला सवाल देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करना है तो यूरेनियम की आवश्यकता होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है, कहा जा रहा है कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को जो है ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित जो है गैसों को छोड़ने से। कमरे को अगर ठंडा हमको करना है कमरा को, तो संपीड़ित गैस छोड़ेंगे तो कमरा जो है ठंडा हो जाएगा। अगला जो है सवाल है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज के लिए उपयोग होने वाला जो तार है किस पदार्थ का बना होता है? तो याद रखिएगा, शीशा प्लस टीन का होता है। यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है तो ये दोनों सही हो जाएगा, शीशा और टीन दोनों का मिश्रण रहता है। आगे बढ़ते हैं। 59 जो है प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है? तो ऊष्मा का इन चारों प्रश्न में से सर्वाधिक कुचालक होगा वो पारा होगा यहाँ पे। बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है आपका, अतिचालक का लक्षण होता है। अतिचालक का क्या लक्षण होता है? तो अतिचालक का जो लक्षण होता है वो आपका शून्य परगमयता होता है, शून्य परगमयता होता है, परगमयता होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो घट जाएगा। गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो है प्रतिरोध का क्या होगा? घट जाएगा। अगला जो है सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपरली दिखेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है, ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका जो है ठंडा लगता है, क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से कम होता है। लकड़ी के की तुलना में जो है आपका लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो यही बात जो है सही है, बिल्कुल जेन्युइन है। लकड़ी की तुलना में जो है लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट जो है आपका सवाल है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है आपका यहाँ पे देखेंगे,
कहा जा रहा है एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है। लॉजिकल सवाल है, बहुत बार इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका जो है राइट आंसर डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, हमारा पसीना तेज़ी से बाष्पित होता है, इसलिए जो है ठंडक महसूस होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है, नेक्स्ट नंबर सवाल को देखेंगे हम लोग। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर हम खुला छोड़ दें तो आप कमरे को कुछ डिग्री तक ठंडा कर सकते हैं। आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को ना तो गर्म कर सकते हैं और ना ही ठंडा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप अंततः कमरे को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। अगर आप जो है फ्रिज का दरवाज़ा एक रूम में, जो जिस रूम में आप रखे होंगे वहाँ खुला अगर छोड़िएगा उसको दरवाज़ा को, तो कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, ना कि ठंडा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पे कहा जा रहा है फिर से, ये देख लीजिए किस तरह से घुमा करके वही प्रश्न को दोबारा से पूछा गया है। एक रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए तो कमरे का तापमान जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है आपका आपके स्क्रीन के ऊपर है। यहाँ पे जो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से, देखिए 2022 का ये सवाल है, 2022 में ही पूछा गया है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो इसमें से गलत कथन जो है कौन सा होगा? तो कहा जा रहा है कपास गर्मियों के कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। सीढ़ी बनाने के लिए जो है ये पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और सी में कहा जा रहा है एक्रेलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। डी में है टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो है गलत कथन यही है, टेफ्लॉन का उपयोग जो है नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है। ये जो है बात बिल्कुल गलत है, तो राइट यही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला जो है सवाल है, यहाँ पे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, क्या चीज़ जो है नहीं बदलता है? तो आवृत्ति जो है नहीं बदलता है। एक माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जब प्रकाश जाएगा तो उसका जो है आवृत्ति कभी नहीं बदलेगा, याद रखिएगा इस बात को। आगे बढ़ते हैं, ये आपका नेक्स्ट जो सवाल है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनता है? तो उत्तल लेंस से बनता है, याद रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा 69 का, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस के द्वारा बनाया जाता है। आपका अगला जो सवाल है, अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है। तो दर्पण का जो प्रकार होगा वो अवतल हो जाएगा। अपने से बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है तो वो दर्पण कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। अगला सवाल जो है, ध्वनि की वायु में वेग का अनुपात होता है लगभग में आपका 330 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला जो है सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर है, 72 नंबर सवाल को देखेंगे। मात्र अभी 10 मिनट हुए होंगे, 10 से 12 मिनट, और हम लोग उसे 72 प्रश्न को देख चुके हैं। अगला जो सवाल है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है एक तरंग के समान, एक कण के समान। तरंग एवं कण दोनों के समान होता है और यहाँ पे तरंग का एवं कण किसी के समान नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर है, आकाश नीला लगता है क्योंकि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? बहुत बार इस प्रश्न को भी आप पढ़े होंगे। तो आकाश जो है नीला दिखाई देता है, आपका लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसको देखिए 74 नंबर सवाल को देखिए, 2022 में यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो आप लोग इसका जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। जैसे ही तारा का टिमटिमाना आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आप अपवर्तन की बात किया जा रहा है यहाँ पे। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर है, कहा जा रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। हजारों बार क्वेश्चन को आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर है, कहा जा रहा है
50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर फिर से पूछ लिया गया है, तो आपको फॉर्मूला यही रखना है, C/5 हो जाएगा आपका, F-32 हो जाएगा, बटा में 9 हो जाएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा। फिर से आपको दिया है 50 सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर पूछ रहा है सेल्सियस का मान, तो यहाँ पे 50 रखिएगा और हल कीजिएगा तो आंसर निकल करके आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है कहा जा रहा है आपका 2022 में ही पूछा गया है, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी तरह से पिघल जाएगा तो क्या होगा? आपको पता है, हजारों बार इस सवाल को आपने पढ़ा होगा। जल का स्तर नहीं बदलेगा, सेम रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो सवाल है 68 नंबर सवाल को देखेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो आप सबने इसको भी हजारों बार पढ़ा होगा, पृष्ठ तनाव है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन के ऊपर सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो सबसे ज़्यादा जो श्यानता होती है वो किस में होती है? तो शहद में होती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सर्वाधिक जो श्यानता होता है वो शहद में होता है, याद रखिएगा। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर है, आपका बिल्कुल समय मैं नहीं गवा रहा हूँ। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर अगर ला दिया जाए तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान जो है सेम रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है। अगर आप पृथ्वी से चंद्रमा पर किसी वस्तु को ले जाएं तो द्रव्यमान वही रहेगा, सिर्फ भार बदलेगा, लेकिन द्रव्यमान जो है सेम रहता है। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर है, अगला सवाल प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? आपने इसको भी बहुत बार पढ़ा होगा, 2022 का ही ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया सवाल है। तो उच्च दाब के कारण पानी निम्न तापमान पर उबलने लगता है, उच्च दाब के कारण पानी जो है उच्च तापमान पर उबलने लगता है। कम दाब के कारण जो है पानी कम तापमान पर, निम्न दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर जो उबलने लगता है, और एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो आपका उच्च दाब के कारण जो है पानी जो है उच्च तापमान पर उबलने लगता है। ये सवाल को भी आपने बहुत बार इसको लगाया होगा, लूसेंट ऑब्जेक्टिव भी आप कभी पढ़े होंगे किसी एग्ज़ाम को लेकर के, तो वहाँ पे भी आप लोगों ने इसको किया होगा। तो वही प्रश्न बार बार जो है रिपीट होते रहते हैं। यूपीएससी के द्वारा जो है 30 से 40 प्रश्न जो है एग्जैक्ट जो है प्रीवियस ईयर्स से डाला जाता है। अगर आप उठा करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट सवाल, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से प्राप्त होती है। अगला जो है सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर है, सूर्य ऊर्जा का निर्माण होता है, सूर्य ऊर्जा का निर्माण होता है किससे होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला जो है आपका जो है प्रश्न है, कहा जा रहा है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को इसको जो है प्रक्षेपित किया गया था। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पे देखिएगा, कहा जा रहा है वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ पे होता है? प्लूटो पर, गुरु पर, नेपच्यून पर या पृथ्वी पर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जा करके इसका राइट आंसर प्लूटो पर। प्लूटो जो है अब कोई ग्रह नहीं रहा है, आपको पता है। चलिए सॉरी, प्लूटो नहीं, या नेपच्यून जो है अब ग्रह नहीं रहा है, तो ये प्लूटो हो जाएगा। वर्ष दीर्घतम होता है तो वो कहाँ पे होता है? तो होता है आपका, चलिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग जो है होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अगला जो सवाल दिया गया है यहाँ पे, इसको आप लोग देखेंगे, यहाँ पे जो सवाल दिया गया है 89 नंबर, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है आपका वो 5 मिनट में, 6 मिनट में, 8 मिनट में या 10 मिनट में। तो बहुत सारे लोग जो है बीपीएससी यहाँ से फंसाता है, 8 मिनट मार करके चल देंगे कि 8 मिनट 20 सेकेंड तो हमने पढ़ा था, तो आपको 0 अंक यहाँ से प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा,
जो है सूर्य का प्रकाश जो है यहाँ पे पृथ्वी पे पहुँचता है तो आपका लगभग जो है 499 सेकेंड लगता है, यानी लगभग 500 सेकेंड भी रहेगा तो चलेगा, यानी कि 8 मिनट जो है 16 सेकेंड या तो आपका 20 सेकेंड कहीं कहीं दिया हुआ रहता है, तो यही एग्जैक्ट सही है। अब बाकी जो है इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, या जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका सवाल है 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर का भाषा जो है बेसिक है, सी है आपका, फोर्टन है, और बाकी आपका फास्ट नहीं है। कंप्यूटर का भाषा ऑप्शन नंबर सी फास्ट नहीं है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर कहा जा रहा है 92 नंबर सवाल को देखिए। कहा जा रहा है आपका निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों को फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो आप सबने इसको भी 10,000 बार पढ़ा होगा, आपको माइंड में एनी टाइम याद होगा, तो टंगस्टन हो जाएगा राइट आंसर। अगला जो सवाल है परमाणु के नाभिक के अवयव हैं, तो हमने आपको पहले बताया था कि आपको पेट में क्या करना है, पेट में पिन याद रखना है। परमाणु की बात आए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाएगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहाँ पे लगे मार दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। पेट में क्या होता है, पी से परमाणु में पेट में क्या होता है, पीएन होता है, जो होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बिल्कुल जो है सवाल जो है बिल्कुल इजी है, बट पूछा गया है इसलिए मैं आप सब के लिए लेकर के आ गया हूँ। 2022 में ये सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है गलत है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप में उदासीन होता है, तो यहाँ पे ये जो है गलत बात है। अब बाकी ये 3 ऑप्शन जो दिए गए हैं ये सब के सब सही हैं। अगला जो सवाल है आपके स्क्रीन के ऊपर है, अगला सवाल को आप लोग देखेंगे। आगे जो आपको पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार कौन सा होगा? तो सौर ऊर्जा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो है सवाल है, अगला सवाल को आप लोग देखेंगे। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर है। परमाणु जो है बम का सिद्धांत जो है आपका वेरी सॉरी, इसका जो हो जाएगा आपका नहीं, ओके ठीक है। परमाणु बम का सिद्धांत हो जो नाभिकीय विखंडन पर, और जो है नाभिकीय संलयन पर जो है हाइड्रोजन बम है, तो ठीक है यहाँ पे बिल्कुल राइट है। यहाँ पे देख लीजिए हाइड्रोजन बम का जो है सिद्धांत जो आधारित है वो है अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर। तो याद रखिएगा ये दोनों जो सवाल है इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट होते रहता है। अगला जो सवाल है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो वायु में जो है कौन सा नोबेल गैस नहीं होता है? वो रेडॉन नहीं होता है। वायु में हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, लेकिन नोबेल गैस जो है रेडॉन नहीं होता है। अगला जो सवाल है बिल्कुल अब हम लोग नज़दीक पहुंच चुके हैं। अगला जो आपका सवाल है, चलिए बढ़ते हैं। अगला सवाल है बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो पहले ही आपको हमने बताया था वाट पे किलो वाट पे जो है किलो वाट प्रति घंटा में मापा जाता है। अगर आपके घर में जो बिजली कलेक्शन किए जाते हैं तो किलोवाट घंटा में किए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो यूरेनियम है आपका सबसे भारी धातु, याद रखिएगा। निम्न में से यूरेनियम सर्वाधिक भारी है। अगला सवाल जो है आपके स्क्रीन के ऊपर है, कहा जा रहा है यहाँ पे आपका इनसैट 2A का कब छोड़ा गया था? इनसैट 2A कब छोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10 जुलाई 1992 को इनसैट 2A को छोड़ दिया गया था। अगला जो आपका सवाल है इसको देखते हैं। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, महासागर में ऊंची जल तरंगों कैसे आती है? तो कैसे आती है? तो वो है 80 नंबर सवाल है। 80 नंबर सवाल का जो है आपका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे ए, भूकंप से हो जाएगा। कहा जा रहा है आपका महासागर में ऊंची जल तरंगे जो है कैसे आती है? तो वो आती है भूकंप से, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 80 का। अगला जो सवाल है आपका वो यहाँ पे देखिए, अगला सवाल है निम्न में से कौन सी धातु जो है अर्धचालक
के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। तो कौन सा जो है चालक जो है ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है, जर्मेनियम होता है। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है आपका 102 के बाद तो एक दो प्रश्न जो है इधर उधर पीडीएफ की क्रिएट करते वक्त तो हो गया था, तो कोई बात नहीं है, जो भी है आपके समक्ष है। और सारा प्रश्न जो है लगभग आप सभी लोगों को मैं करवा चुका हूँ। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को थोड़ा सा भी ये जो वीडियो है अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपना जो है कीमती फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको इस वीडियो में अगर जानकारी मिली होगी, हेल्पफुल लगा होगा, तो आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। बाय बाय। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से एक नए वीडियो में। ऐसे ही 10 से 15 मिनट में फिर जितने सारे भी सवाल पूछे गए हैं तो नेक्स्ट टॉपिक का आपका केमिस्ट्री का फिर बायो का, इस तरह से पूरा जो है मैं आपका टाइम पास बिल्कुल नहीं करूँगा। और बहुत कम समय में जो है, क्योंकि हमें रोज़ क्रिएट नहीं करना है वीडियो, हमको जो है वो वाला बुक है आपका घटना चक्र का, उसको पूरा करवा देना है अपने चैनल के माध्यम से। तो थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।